नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस जा, जाति जनगणना का जो निर्णय लिया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा उस पे। ये कितनी मजबूरी में लिया गया या ये सोच के लिया गया कि इससे सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा विपक्ष। ये सोचने वाली बात है। ऐसे मौके पे जब ये कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स की सीसीपीए की जब मीटिंग कन्वीन की गई तो सबने ये सोचा कि पहलगाम पे कोई बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, जबकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री सेना को पूरी खुली छूट दे चुके थे। अब ये खुली छूट का क्या मतलब होता है पता नहीं, लेकिन खुली छूट दे चुके थे कि कुछ एक्शन ले, और सब इंतजार कर रहे थे कि इस सीसीपीए की मीटिंग में पहलगाम डिस्कस होगा। और वहां से जो एक सरप्राइज, जो मोदी जी कई बार करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज निकला कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस की डिमांड ऑपोजिशन बहुत दिनों से करती रही है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने जिसकी शुरुआत करी थी, और विपक्ष, एक बहुत बड़ा विपक्ष का तबका इसके पीछे जोरों से लगा हुआ था। और कहीं कोई चर्चा इस बात की नहीं थी कि सरकार इस बारे में विचार विमर्श कर रही है। सरकार ने तो वर्चुअली रिजेक्ट कर रखा था इसको। लेकिन आप देखिए क्या टाइमिंग, निर्णय करके उन्होंने ऑपोजिशन की बात को तो डिफ्यूज कर ही दिया। हालांकि ये बात सही है कि इसमें क्रेडिट मिलता है कांग्रेस पार्टी को, जिसने इसको इनिशिएट किया था, और जोर जोर से राहुल गांधी जगह जगह जा जा करके बोलते रहे, और स्टेट लेवल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस पे बहुत जोर देते रहे, और भी रीजनल पार्टीज करती थी, और कुछ स्टेट्स ने इसमें कुछ कार्रवाई भी करी हुई थी। लेकिन आज की डेट में जब पहलगाम फोकस पे था और 8 दिन होने के बाद भी, आज 9वां दिन है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया है पहलगाम को लेकर के। ठीक है, ये जुबानी जमाखट बहुत हुआ है कि पाकिस्तानी के सब, हम सब मानते हैं पाकिस्तान का हाथ है इसमें, और पाकिस्तान के खिलाफ बस सख्त कार्रवाई होने वाली है, और दुनिया के किसी कोने में ये आतंकवादी जो थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया, उनको ढूंढ के निकालेंगे मोदी जी। लेकिन जो आपके अंदर, यानी कि भारत सरकार के वो जो लोग हैं जिन्होंने ये होने दिया, उनका क्या? उनको क्या प्रोटेक्ट किया जा रहा है? होने दिया से मेरा मतलब ये है उनके निग्लेक्ट के कारण। उसको, जिसको चूक कहा गया है, वो चूक नहीं है, क्रिमिनल निग्लेक्ट। क्योंकि उन लोगों के रहते हुए आपने 2000 सैलानियों के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं समझी। सैलानी बराबर आ रहे थे वहां, लेकिन आपको फिक्र ही नहीं थी, परवाह ही नहीं थी, और लोग मर गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आज तक नहीं पता। कम से कम किसी के हेड्स तो रोल करने चाहिए थे, नहीं। तो ऐसे में इन्होंने ये कार्ड चल के कास्ट सेंसस का अपने आप को थोड़े से लोगों को, ऑपोजिशन को बैकफुट पे कर दिया, और पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। अटेंशन डाइवर्ट करने में इनका जवाब, इसी पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही खास पैनल है, आप देख रहे हैं। हमारे साथ देश के बहुत ही बड़े जाने माने पत्रकार, एडिटर, कई चैनल्स के हेड रह चुके राहुल देव हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह हैं जो जी न्यूज के एडिटर थे, और बिहार से खासतौर से हमने रखे दीपक कोचकावे को, कि समझेंगे, क्योंकि इससे जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है सबसे पहले बिहार से ही होने की उम्मीद, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन बिहार में होने वाला है। राहुल, बात की शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, ये क्या ऐसे टाइमिंग का इस्तेमाल करके इसको एक बड़ा अपॉर्चुन तरीके से लाया गया है इस डिसीजन को, और एक तीर से कई निशाने मार दिए? सबसे पहले तो शरद, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। बिल्कुल, कारणों की समीक्षा हम अभी करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको इस फैसले पर अच्छा लगा होगा। ये अच्छा फैसला है और इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। अब सरकार ने ये अचानक फैसला किया क्यों, इसकी बात कर लेते हैं। तो जिस धमाके की उम्मीद पूरा देश पाकिस्तान में कर रहा था, वो देश के भीतर ही हो गया। जिन जिन पाकिस्तानियों और आतंकवादियों के आहत होने का इंतजार देश कर रहा था, तो अब आहत सबसे ज्यादा इस सरकार के समर्थक और उसके प्रवक्तागण हैं। तो ये तो कमाल ही कर दिया है।
अब सीधी बात कि दो कारण मुझे साफ साफ नजर आते हैं। एक तो ये कि ये फैसला इस बात का देर से विलंबित स्वीकार है कि जाति मतगणना की मांग ठीक थी, उसकी देश को जरूरत थी और उससे देश को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। हालांकि उसके बिल्कुल विपरीत और उसके घोर विरोध में पूरा अभियान चलाया गया और सबको बदनाम किया गया, उन लोगों को जिन्होंने ये मांग उठाई और लगातार इस पर अड़े रहे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरव गान पसंद नहीं आता और लड़ते रहे। तो ये एक राजनीतिक सच्चाई का स्वीकार और बीजेपी की और प्रधानमंत्री सहित सारी सरकार की राजनीतिक हार है। और ये दोनों चीजें इनको एक ही मानना चाहिए कि स्वीकार और हार एक साथ है और ये मजबूरी। दूसरी बात जो आपने कहा कि डाइवर्जन यानी लोगों का ध्यान पहलगाम में कुछ न कर पाने की जो एक बड़ा शून्य, जो इतना मुखर शून्य और मौन दिख रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद अभी कुछ हुआ नहीं है, वहां से ध्यान हटाने के लिए और पूरे देश को अभी इस बहस में उलझा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। मुझे इन दोनों में कोई शक नहीं है। 2-3 कारण एक साथ मिल गए। हमें कहीं भी किसी भी चीज में एक कारण नहीं ढूंढना चाहिए। कुछ भी एक कारण से नहीं होता, आमतौर पे उसमें कई चीजें होती है। तो इसको मैं यूं देखता हूं कि जाति और जाति का जो प्रभाव भारतीय समाज पर, हिंदू समाज पर है, वो एक सच्चाई है, आज से नहीं कई हजार साल से है। उसको झुठलाने की कोशिशें कुछ काल के लिए कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती हैं, लेकिन वो सत्य से बहुत दूर पहले भी थी और आज भी हैं। तो अब इसके बाद पहली बात तो ये उठती है कि अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब तक वो इसका जो इतना प्रखर और मुखर विरोध कर रहे थे, इसकी मांग उठाने वालों को देश तोड़ने का अपराधी बता रहे थे, बिल्कुल, उन्होंने अब वो बताएं कि उन्होंने क्यों ये स्वीकार किया। ये अचानक उनको क्या हो गया, ये उनके दिमाग में अचानक ये क्रांति कैसे घट गई। जो मांग अब तक देश विरोधी थी वो अब देश के हित में कैसे हो गई उनकी दृष्टि में। तो ये बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, सत्तारूढ़ दल की है, और ये पूछने की जिम्मेदारी हम सब की और हर नागरिक की है। बिल्कुल बिल्कुल अब उसका सही कारण कहा समझ में आते हैं। दीपक जी यहाँ बैठे हैं और सतीश जी यहाँ बैठे हैं, तो ये सभी बहुत ज्ञानी पत्रकार हैं। तो सीधे सीधे बिहार में चुनाव है, बिहार में जाति के बारे में, जाति का प्रभाव क्या है, वहाँ की राजनीति और वहाँ के मतदान को जातियां और जातियों के समीकरण कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लगभग पूरा देश जानता है।
और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी के इसके जो सहयोगी पार्टियां हैं और नेता थे और हैं, जो पहले से ही जो जिनकी सारी राजनीति पिछड़ी जातियों के आधार पर टिकी हुई है, ठीक है, वो इसका खुलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अभी बीजेपी के नेताओं की ओर से इसका स्वागत की आवाजें मुझे कहीं सुनाई नहीं पड़ी हैं। अगर आपको सुनाई हो तो बताइएगा। हाँ, लेकिन अभी वो थोड़े दिनों में आने लगेंगे आवाजें। वो योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया है कि बड़ा निर्णायक उनका कदम आया है। है। और उसी के साथ हमारे दोस्त लोग वो मीम भी दिखा रहे हैं, उनके उन बयानों को भी खोल के निकाल के बता रहे हैं, जहां पे वो उनको देश विरोधी, देश के तोड़ने वाला बता रहे थे, ये मांग करने वाले लोगों को। तो अब ये भी जवाब उन्हीं को देना है, योगी जी को। और आपने देखा होगा कि इसको इस हद तक ले गए थे कि जब पहलगाम हुआ तो तमाम ये इस तरीके के ट्वीट्स बीजेपी द्वारा किए गए कि उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछ के गोली मारी आतंकवादियों को, इस हद तक ले गए। तो अब जाति पूछकर और जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता मतदान करेंगे। इस सरकार के निर्णय के बाद ये इसकी विडंबना अब सब पर खुली है, इस पे कोई अब छुपाने की बात नहीं है, खुल गया सारा मामला। बिल्कुल। तो अभी मैं समझता हूँ कि संक्षिप्त टिप्पणी इतनी काफी है। हाँ, बिल्कुल। अभी आपके पास वापस आते हैं। सतीश के सिंह, आपको क्या लगता है, आपने देखा किस तरीके से इन्होंने आज जो अश्विनी वैष्णव जो बहुत चहेते मंत्री हैं मोदी जी के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया, ये डिसीजन का अनाउंसमेंट करी, तो उसमें कहा कि साहब ये हम तो सोशल जस्टिस के बिल्कुल, हमारे लिए तो सोशल जस्टिस हमेशा से वो रही है और हमने निर्णय बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी को लेते हुए किया है। अब क्या वाहवाही ले रहे हैं, इसकी वाहवाही मिलेगी इन्हें? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है शरद जी, लेकिन मैं दो चीजों से शुरू करता हूँ। बोलिए। ये तो लोग बोल रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो हम क्या माने कि हम लोग बट गए या बटोगे? बांट दिया बीजेपी ने। ये पहला तो ये सवाल है ना। पहले तो ये दूसरा सवाल है, आज से कुछ महीना पहले प्रधानमंत्री जी लगातार ये बोल रहे थे, देश में तो 4 ही जातियां, 4 ही जातियां, और दूसरे को विभाजनकारी, एनार्किस्ट, क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल, ये सब बोला जा रहा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व करती आई, वो आज जातिवादी हो गई, कास्टिस्ट हो गई, कास्टिस्ट। मैं इतना जोर से बोल रहा हूं तो इसका दूसरा अर्थ, आप उसका अर्थ मत लगाइएगा कि मैं ये कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि जैसे परीक्षा होता है क्लास में, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको एक एनालॉजी देता हूं। सामाजिक न्याय के लड़ाई में जो समाजवादी पार्टियां थी, जो मंडल पार्टियां थी, जो लोहियावादी पार्टी थी, वो नंबर 1 थी क्लास में इस मामले में। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है बहुत देर से जागी और अचानक 3-4 महीना 2 साल में कोशिश की कि इस वाले प्लैंक को कब्जा किया जाए, वो कक्षा में 2 नंबर पर आए। तो हमको लगता है भाजपा इसमें पुअर थर्ड आई। पुअर थर्ड आई। आप सुन, बात यह है कि 1921 में, मतलब आज से 4 साल पहले, संसद में केंद्र सरकार का ये लिखित बयान है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उन्होंने कहा है, ये कोर्ट में भी कुछ इस तरह का कहे, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो हजारों का जो फौज है प्रचार तंत्र का, वो इसको डिफेंड करते इसके खिलाफ बोलते उनका मुंह सिल गया, आज अपोज करते हुए शर्म से झुक गया होगा। इतना बड़ा यू टर्न मोदी सरकार के, इसमें यू टर्न
कभी भी नहीं हुआ। एक किसान आंदोलन का आप नाम ले सकते हैं, किसान वाला बिल वापस लिया था, लेकिन उससे बड़ा है ये फैसला। ये फैसला बड़ा है। ये तो 80-20 की राजनीति करते थे, इन्होंने तो अब हिंदू में ही 80-20 की क्या 20-80 कर दिया। लेकिन ये इसका क्रिटिसिज्म पार्ट है कि क्यों ये अपना स्टैंड कैसे बदल लेते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। लेकिन जो इसका पॉजिटिव पक्ष है, उनको लेट सवेर ही समझ में आया है कि ये जरूरी है, नहीं तो ये लोग हमको मेरा जीना हराम कर देंगे। और कर रहे थे तो उस हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो इन्होंने कुछ कोर्स करेक्शन किया है पुअर थर्ड आके, लेकिन इसका रूप रेखा, समय सीमा, क्या क्या इस पंडोरा बॉक्स से खुलेगा, क्या क्या ये कर पाएंगे, करने की स्थिति में है, या सिर्फ ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है। डाइवर्सन जिस देश में 15 साल से जनगणना ही नहीं हुई हो, 15 साल हो गए भाई, 14 साल, वो भी अब आगे कब होगा अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी ये क्लियर नहीं है। ये कह रहे हैं कि 26-27 के बीच में हो जाएगा। कौन कह रहा है? नहीं, सरकार द्वारा कहा गया। अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काम तो उनको बहुत करना है। अभी तो डिलिमिटेशन वाला भी करना है, इनको महिला आरक्षण भी करना है, अब ये भी आ गया। इससे जो चीजें निकलेंगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ शरद जी, अब ये लाइन बोल के कि बोलिए। व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जो जाति का सवाल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अस्पृश्यता, बहुत सारा भेदभाव, मतलब क्या कहते हैं, शोषण, सब कुछ रहा है, इतिहास भर में पूरा मौजूद। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब से संविधान लागू हो गया, संविधान लागू जब से हुआ 1950 में, उसे तो बड़ा कोई दस्तावेज पूरे भारत के इतिहास का प्राचीन से भी इससे बड़ा कोई इतिहास ही नहीं जिसमें सबसे पहले समानता को स्वीकार, समानता, 1 पर्सन 1, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो उस समय संविधान को लेकर के आदि को लेकर के क्या था भाजपा का रूप, मतलब उस समय जनसंघ या आरएसएस जो भी कहिए, हिंदू महासभा, ये सब देखे। बात यह है कि इन्होंने एक लीक से हटके एक फैसला किया है। कितना इसमें कर्तव्य, मतलब इसमें प्रतिबद्ध है नहीं है, क्यों किया है, ये अगर ये समझते हैं, मतलब देखिए इनको करना था, इसी लिहाज से बोलते रहते कि पहलगांव के बीच में अचानक से ये चमत्कार की जो सरकार है, एक और चमत्कार लेके आ गई। चमत्कार ही है ये, तो ये अभी अचानक से आया क्यों है? क्यों? टाइमिंग पर तो होगा ही ना क्वेश्चन, अभी क्यों किया है? बस मेरा ये कहना है कि सवाल इस देश में जाति की बात सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सवाल बुनियादी रूप से जाति से ज्यादा इकोनॉमिक है, इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लैक ऑफ सारा चीज, ये मेन है इसके जड़ में। कागज पे तो ऐसे समानता आ चुकी है, पहले ही कागज पे आ चुकी है, तो उसको संभालने के लिए तो भाई बड़ा मुश्किल है। कैसे होगा? कहाँ नौकरी, कहाँ आरक्षण, कहाँ लेजिस्लेचर, इनमें तो ये पंडोरा बॉक्स ही खुल गया है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, आरएसएस की एक लाइन और, आरएसएस की बात करें तो मैं बहुत आजकल आरएसएस वालों का बयान बड़ा सूक्ष्मता से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आया भी फैसला जब मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा करके, हमको लगता है 11-12 साल में पहली बार वहां मिले जाके घर पे निवास, और उसके नेक्स्ट डे ये सब फैसला हो गया। तो आरएसएस वाले तो पिछले साल से ही कह रहे थे कि ये हम इसके मतलब इसके खिलाफ नहीं थे जाति जनगणना के, वो कहते थे कि वो इस ढंग से हो जिससे समाज का एकता और देश की एकता ये बना रहे, खिलाफ नहीं थे। तो ये हम तो कहेंगे कि वो उसी लाइन पे इन लोगों ने घोषणा भी की है। लगता है आरएसएस को भी लगता है कि हिंदुओं की एकता
तब तक नहीं हो सकते अच्छे से जब तक कि ये जाति मूलक इस तरह के भेदभाव, शोषण और ये जमींदारी सिस्टम जैसा यहाँ जात चल रहा, ये शायद उनको लेट रियलाइजेशन है। तो मैं तो कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी पुअर थर्ड आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक चुनाव जीत जाने से, 2 चुनाव जीत जाने से ये देश की स्थितियां अब चुनाव से मुझे लगता है बहुत आगे चली गई। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन दीपक जी, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह नोन है इस बात के लिए कि उनके लिए चुनाव सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो चुनाव को, और कहा जाता है कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। अब बाई चांस इस वक्त तो कोई इलेक्शन था नहीं, लेकिन अब जो आने वाले इलेक्शन में से है उसमें सबसे ज्यादा करीब है बिहार का इलेक्शन, जबकि कई महीने बाकी हैं। तो आपको लगता है कि आपकी स्टेट में इसका असर पड़ेगा वोटरों पे और बीजेपी को बेनिफिट भी, क्योंकि अल्टीमेट गोल उनका यही है, एक तो बचना था पहलगाम के सवालों से, तो वो तो फॉर द टाइम बिंग तो हो ही गया, लेकिन आपको लगता है आगे चल के जनता इससे वाकई में इंप्रेस हो जाए, क्योंकि बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ कास्ट बहुत डीप रूटेड है। देखिए शरद जी, ये जो सरकार का बैकफुट है, इसको मैं बैकफुट मानता हूँ। सरकार बैकफुट पर आई, और बैकफुट तो पर आने के पीछे नीतीश जी ने यू टर्न जो कहा है वो और ज्यादा सही दिखता है। यू टर्न है पूरा। जी, हाँ, यू टर्न पे आ गई सरकार। और सरकार जिस तरह से ये निर्णय एकाएक ली, तो पहली बार मुझे लगा कि विपक्ष की बात सरकार ने मानी, क्योंकि जितने भी बातें सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मांग की, वो किसी को सरकार ने कभी तवज्जो नहीं दी। तो इसको तवज्जो देने के पीछे एक ही कारण है। एक तो 2 इश्यू, वक्फ बोर्ड और पहलगाम का जो मामला है वो धीरे हट शांत हो। मगर मैं जो मानता हूं कि बिहार में जिस तरह की कास्ट की राजनीति होती है, कास्ट के नाम पर चुनाव होता है, और अभी जो सीब होता जा रहा है, उसका जो सर्वे आ रहा है, उसमें तेजस्वी यादव आगे हैं, सेकंड पे नीतीश कुमार है, थर्ड पर प्रशांत किशोर है, और फोर्थ पर जा रहे हैं सम्राट चौधरी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये हलचल है कि अगर हम ये काम कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर ही ये काम हुआ है। और 27 में बनाएंगे कि 28 में बनाएंगे, तो ये किसी पर वो भरोसा नहीं कि 27 को पब्लिक करेंगे कि 28 को पब्लिक करेंगे। ये आम जनता इसे नहीं मानती है कि पता नहीं करेंगे कि नहीं। ये तो चुनाव बिहार का है। आपको याद होगा कि जब जातीय गणना नीतीश कुमार ने की थी, उस समय वो महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन के साथ उन्होंने भी कहा था कि पूरे देश में इसका होना चाहिए। मगर जब राहुल गांधी ने इसको पकड़ा है, और राहुल गांधी हर एक सभा में, चाहे अब बिहार का चुनाव आ रहा है, मैं इसे सीधे सीधे तरीके से बिहार के चुनाव में अपनी रंग को पकड़ने के लिए, ठीक है, वक्फ बोर्ड और पुलवामा की घटना तो अलग है। सही में कहा लोगों ने कि कल तक लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, मगर एक बम ये फूट गया। तो मुझे लगता है कि पहली बार विपक्ष ने घुटने पर लाया है, इसमें 2 मत नहीं है। अगर मान लिया, अब भले ये कहें कि नहीं ये तो संविधान की बात है, मगर जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने जातीय गणना के खिलाफ बिहार में दिया, बिहार के बाहर दिया, तो वो तो अब सीधे जो सामने आएगी ना। तो ये देखने के लिए देखिए, बीजेपी का हर हाल में बिहार जीतने का मूड है, और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार के साथ है। तो इस चेहरे में को ऊपर लाने के लिए जातीय गणना की बात देश के पैमाने पर की, और उन्होंने क्या कहा कि कुछ राज्यों ने इसमें गलत तरीके से जातीय गणना किया, जिनका इशारा तेलंगाना और कर्नाटका के बीच था, जो कि ये है, बिहार के बारे में नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि सीधे सीधे ये कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। ठीक है, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम जात की तो बात करते ही है लोग, मगर सतीश सर ने सही कहा कि पहली बार बीजेपी कास्टिस्ट हो गई है, और अब बिना उसके उनका बिहार में कोई गुजारा नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चाहे और लोग, तेजस्वी यादव कभी
की सभा कर रहे हैं, कभी कुछ की वैश्य की सभा कर रहे हैं, वो जातीय आधार पर सभा कर रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी का एक जो इशू था, जो विपक्ष का इशू था, उसको डाइल्यूट जरूर किया, मगर जनता जो है ये जान रही है कि ये 27 में होगा कि 40 में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हर एक नेता बीजेपी में ये कहेगा कि हम जातीय गणना कराएंगे, हम हर जाति को उनका इशारा, देखिए जाति के आधार करने का मतलब पसमादा समाज भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो करने जाएंगे। इतना आसान नहीं है पूरे देश में इसको कराना। अब बहुत जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, वैसे ये जातीय गणना कराना बहुत कठिन काम है, हर एक राज्य का सहयोग चाहिए। अब उसके अलावा जहां विपक्ष में की सरकार है वहां उनको क्या सहयोग मिलेगा, ये सारी बातें हैं। मगर मूल बात है बिहार का चुनाव और ये जातीय गणना की घोषणा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। ये क्योंकि इसमें पॉलिटिकल माइलेज की बात बड़ी क्लियर है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जिसने ये मुद्दा उठाया था और जोर शोर से उठाया और पूरे देश भर में इस बात को हर रीजनल पार्टी ने भी फैलाया, क्या इसको भी उनको भी कुछ इसका फायदा मिल सकता है कि उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन इन्होंने तो इम्प्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि फायदा तो ज्यादा तो विपक्ष को ही मिलेगा, उन सभी पार्टियों को मिलेगा जिन्होंने इस बहुत सालों से इस मांग को के साथ जुड़े हुए थे और इस मांग को उठा रहे थे। देखिए कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को भी जाति की सच्चाई को स्वीकार करने में और उसके बाद मतगणना की मांग से जुड़ने में समय लगा। बहुत समय लगा। और सतीश ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको सबसे पहले मांग करने वालों में तो समाजवादी पार्टी और जो पिछड़े वर्गों पर आधारित पार्टियां, उनकी राजनीति करने वाले लोग थे, ये सबसे पहले तो उन्होंने ही उठाया, तो नंबर 1 पर वही है। उसके बाद कांग्रेस में आई है और पहले वहां भी विरोध था, भीतर विरोध था, लेकिन उस विरोध को शांत करके सच्चाई समझकर कांग्रेस में शामिल हुई और अब बीजेपी भी उसी धरातल पर आ गई है। तो जो सबसे पहले आया उसको फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा कितना उठा पाएंगे ये एक अलग प्रश्न है। वो निर्भर करता है कि उन पार्टियों का संगठन कितना है, उनमें आपस में एकता कैसी है, आपस में समझदारी से काम लेंगे, कुछ मिलजुल कर काम करेंगे और अलग अलग ढपली अपनी बजाते रहेंगे और फिर मुंह की खाएंगे, क्योंकि उनका चुनाव में सामना होगा बीजेपी जैसी सुगठित सेना से, जो हर तरह से, हर हथियार से, साधनों से संपन्न है, सबसे अमीर पार्टी है और सब कुछ है उसके पास। तो उसको हराने के लिए उनको जिस तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, संगठित होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी बातों में, और क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसमें एक समझदारी बनानी पड़ेगी आपस में। ये बहुत सारे चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये जनगणना कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, फैसला कर लिया, लेकिन इस फैसले को जमीन पर आने में भी 1 आध साल लग जाएंगे तब तक। और ये जैसा सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन काम है, इसकी बहुत जटिलताएं हैं, तो उन जटिलताओं के कारण मनमोहन सिंह को भी इसको सिद्धांततः स्वीकार करने हुए भी जाति आधारित मतगणना नहीं करा पाई। उन्होंने एक अलग से सर्वेक्षण करवाया और तब तक उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई 2016 में, उसको बाहर आना था सर्वेक्षण को, वो सर्वेक्षण के नतीजे भी बाहर ये सरकार लाई नहीं अभी तक। तो पहले तो हम उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम अब ये सरकार उस सर्वेक्षण को ही सामने ला दे, उसको सार्वजनिक कर दे। वो भी एक केंद्र सरकार की ओर से किया गया सर्वेक्षण था। तो दूसरी बात कि अब जनगणना कब होगी, किस रूप में होगी, उसमें कैसे होगी, ये सारी बातें अभी अनुत्तरित हैं। लेकिन जब तक पहले बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं अगले ही साल, उसमें इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश तो ये जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसका एक कारण इन पिछड़ी जातियों के लोगों व नेताओं का असंतोष भी था। तो उनको भी संबोधित किया है उन्होंने।
लेकिन इससे हमें ये नहीं आसानी से मान लेना चाहिए कि इतने भर से उन पार्टियों को फायदा मिल जाएगा। उस फायदा उठाने के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी और बीजेपी से कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल, ये तो तय है कि फिलहाल जो इमीडिएट पर्पस था वो तो उनका सर्व हो गया कि नहीं, कि पहलगाम से जो है डाइवर्जन करा दिया उन्होंने। आज की आप देखिए कहीं पे पहलगाम की ये बात नहीं, सवाल नहीं उठाए जा रहे, और पहलगाम पे ऐसे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं मोदी और शाह। देखिए शरद, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि देर भले ही हुई है, लेकिन ये केंद्र सरकार और भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी भी उसका जवाब जरूर देंगे पहलगाम का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ भी ना करें। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसका जवाब वो देंगे, उसका जवाब देंगे, क्योंकि बिना जवाब दिए वो जनता को शांत नहीं कर सकते, और जवाब देना भी चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन कैसे देना चाहिए, कितना बड़ा देना चाहिए, क्या उसको युद्ध के स्तर तक जाने की अनुमति देनी चाहिए, क्या उसको इतना बड़ा हो जाने देना चाहिए, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिस पर एक जिम्मेदार नेता के नाते वो भी विचार कर रहे होंगे। वो शून्य में बैठकर केवल अपने जनता को खुश करने के लिए कुछ फैसले, इस तरह का युद्ध जैसा फैसला नहीं कर सकते। सारी दुनिया के जो प्रमुख देश है, हाँ वही, उन सब लोग उनसे भारत से बात कर रहे हैं। सारे बड़े देश पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों पर दबाव डाल रहे हैं, और ये खबरें आ गई हैं बाहर कि आप शांत करिए इस मामले को, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों का असर होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जरूर कदम उठाएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक चीज बताइए, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान का जहां तक सवाल है और पाकिस्तान से युद्ध का जहां तक सवाल है, उसमें अमेरिका और चाइना और रशिया और जितनी भी वर्ल्ड की पावर्स हैं वो बीच में, जाहिर है कि उनका इंटरवेंशन होगा। लेकिन इसके लिए इनको कौन रोक रहा है कि जो आपके इंटरनल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे सरकार के होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हो, आईबी के ऑफिशियल्स हो, जिनके द्वारा ये बहुत बड़ा निग्लेक्ट हुआ है, जिसको चूक के एक शब्द में लेकर के डिसमिस कर दिया गया है, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि खाली पाकिस्तान पे है जिम्मेदार, लेकिन हमारे अगर इंटरनल वालों की गलती है। हाँ, पहली बात यह कि सरकार ने मजबूरन ये मान लिया है कि चूक हुई सुरक्षा में, सरकार ने मानना, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने मान ली। लेकिन ये उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब युद्ध जैसा माहौल हो देश में, उस समय अपने ही सबसे करीब के सलाहकारों और लोगों को आप सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं कर सकते। ये कहीं भी नहीं होता ऐसा, ये बहुत गलत होगा और ये बुद्धिमानी नहीं होगी। तो ये लोग इतने नादान नहीं हैं। जिनकी चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई जब भी होगी, मुझे भी विश्वास है, लेकिन वो अभी नहीं होगी, बाद में होगी। पुलवामा इतने साल गुजर गए, आज तक पुलवामा में भी किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं किया गया, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। तो जिनकी वजह, देखिए आज की डेट अगर वहां सिक्योरिटी होती, सबका मानना है कि अगर वहां पे सिक्योरिटी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आपने 25 मिनट तक गोलियां चलाते रहे वो लोग, और कहीं कोई पुलिस, सिक्योरिटी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कहीं कुछ नहीं, कोई टपका। 1.5 घंटे तक बताते हैं कोई पहुंची नहीं सिक्योरिटी वहां। और जहां इतने सारे टूरिस्ट थे, मेरा मतलब कि ये आफ्टर ऑल इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो फिक्स होनी चाहिए। इसके लिए आपको अमेरिका और चाइना से थोड़ी ना पूछना है। देखिए, पहले तो सरकार ने झूठ बोला, साफ साफ झूठ बोला कि और कहा गया कि वहां पर कभी पहले भी सुरक्षा नहीं होती थी, वहां पर्यटक नहीं जाते थे, वो खुलता नहीं था, और बिना सरकार से परमिट लिए और इजाजत लिए उसको 20 अप्रैल को खोल दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो इन्हीं की सरकार है, उसके अधिकारियों ने कहा कि वो वहां तो कभी भी पाबंदी नहीं लगती थी, वहां कभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी पहले इजाजत नहीं ली गई, और वहां लोग सालों से जा रहे हैं। हाँ। तो ये सब तो ये कोशिश कर चुके हैं, तो बचाने की कोशिश अब भी करेंगे, और जो करना होगा ऐसे करेंगे कि विपक्ष को और हम लोगों को कोई मौका ना मिले ये कहने का। क्योंकि ये सरकार, हम जानते हैं, ये सरकार ऐसी है जो मतलब ऐसी सरकार है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। वो जो कुछ करती है वो बिल्कुल परम उत्तम होता है, परम श्रेष्ठ होता है। ये गलती करती ही नहीं है। दैविक सरकार है, देवताओं द्वारा संचालित है।
नॉन बायोलॉजिकल तो है ही, नहीं तो है, इसलिए क्योंकि नहीं, गलतियां और तो ये मनुष्य हमारी से होती है। और हम लोगों से गलती होती है कि हम उन चीजों से सवाल उठा देते हैं, ये गलती हो जाती है हम लोगों जी हाँ, से। जी हाँ। लेकिन ये इसमें ये जहां तक इसकी बात है, सिक्योरिटी की परमिशन की वाली जो बात जो ऑफिशियली कही गई, और ये तक कह दिया कि अमरनाथ यात्रा के टाइम वहां सिक्योरिटी दी जाती थी। ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आम आदमी की सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी परसों नरसों किया था इंटरव्यू सतपाल मलिक साहब का, जो पूर्व गवर्नर है JNK के। उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में पान की दुकान पे भी 2 सिपाही खड़े रहते हैं। बोलने कि मैं तो डेली मॉनिटरिंग करता था, और ये तो स्पॉट ऐसा है जहां 100% सिक्योरिटी, कोई दिन नहीं होता था जहां सिक्योरिटी ना हो। तो इतना बड़ा झूठ बोल करके सरकार अगर अपने आप को सोचती है कि निकल लेगी, तो फिर इसमें कैसे यकीन किया जाए कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे जाति जनगणना को भी उसी हिसाब से सिंसियरली करेंगे, जब इतना झूठ बोलने की आदत है। क्यों राहुल? मैं समझता हूँ कि अब हमारे बाकी 2 मित्र टिप्पणी करें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि नहीं ये ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ना तो इनकी आदत भी सुधरेगी, ना उनका स्वभाव सुधरेगा। तो अब हम उनको समझ गए हैं, तो उनसे वही उम्मीद करनी चाहिए जो जो वो अब तक करते आए हैं, उससे अलग वो नहीं जा सकते। नहीं बिल्कुल ठीक अपनी गलती स्वीकार करने की विनम्रता, मानवीय विनम्रता जिस दिन इनमें आ जाएगी, तब तो ये बहुत ही कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। वो नहीं होने वाला हो जाएंगे। हाँ। क्यों सतीश जी, आपको लगता है कि अपनी गलती इतनी, तो जब चूक मान लिया, उसको गलती नहीं माना है, तो उसके हिसाब से जो अपने लोगों की गलती है, सब कुछ पाकिस्तान पे ब्लेम कर दें, हम अपने दरवाजे खुले छोड़ दें, ताला ना लगाएं, बोले भाई चोर आया चोरी कर गया, हम चोर को पकड़ेंगे, तो वही हो रहा है। देखिए, आप चर्चा कर रहे थे जाति जनगणना पर, हम लोग पहुंच गए पहलगाम पर। नहीं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, हम जोड़ सुनिए, नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं झूठ। आप सरकार सुनिए, आप बात सुनिए, आप सरकार वाली रणनीति ही अपना रहे हैं। पहलगाम से जाति पे पहुंच गई। नहीं, हम जाति दोनों को मिला के देख रहे हैं। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पहलगाम पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो बात पक्की है। कारण है इसका, ये नहीं है कि मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत संवेदनशील है, सब मानते हुए भी, लेकिन क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण ने ऐसा माहौल खड़ा करके पिछले सालों से रखा है, हिंदू आतंक के खिलाफ जीरो, देशभक्ति देश प्रेम वही है, सब कुछ है, वो एकदम फौलाद है, फला ठिका। तो वो सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने ही ये माहौल तैयार किया है कि नहीं? तो ये, और उसमें तो इस पर ही 25 घंटा बोला जा सकता है, इस शब्द पे, कि ये कैसा उन्होंने माहौल तैयार किया है। तो ठीक है, जो करना है करेंगे, होगा भी, आसान भी नहीं है, इतना आसान है कि नहीं। अमेरिका वाले तो ऐसे कुछ कर देंगे, वो ओसामा खोजने के लिए, तालिबानियों को खोजने के लिए तो अपना पूरा बम उतार देते हैं। वो आपको कहेंगे शांति शांति, बैठो, बात करो। चाचा चौधरी अपना, हाँ, चाचा चौधरी लग गया है, वो कल रात में कह दिया है कि तुम लोग बात करें, छोड़ दीजिए। और ये मुश्किलें पैदा करती है सरकार को, सबके मन में पीड़ा है, इस तरह से हुआ है, और ये क्या ठिकाना है इनको, तो ये तो बड़े आतंकी लोग हैं, तो करेंगे। बट मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, जाति वालों पे। मैं अभी सोच रहा था, 3 बात जल्दी कह दूं। बिहार में इसका क्या असर होगा मुझे नहीं मालूम। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार में जाति की पॉलिटिक्स के अलावा कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं, और ये पहले ही से इतना ज्यादा हो चुका है क्रिस्टलाइज, कि उसमें बीजेपी क्या नया करेगी। हमको नहीं लगता है कि जाति जनगणना तो वहां हो चुका है, सर्वे हो चुका है, जिसको क्लीन चिट भी कर दिया है केंद्र सरकार ने। वो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं करने वाला। बिहार की जनता मांगती है रोजगार, बिहार की जनता जाति में जरूर जीती है, लेकिन सपना पूरे विश्व विजेता का देखती है, ठीक है ना। तो वो तो है प्रॉब्लम, वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे क्या लगता है अच्छा। सर जी कि और अगर आप दूसरे ढंग से देखिए तो मुझे लगता है कि जो जाति की जनगणना से जो बीजेपी का कोर वोट भी है अगड़ी जातियों का, उसमें कहीं कोई सुराख न लग जाए। वो लोग सब एक एक कोई वोट किसी अगली जाति उन्हीं को वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, उसमें सुराग लगे। पता नहीं कैसे प्ले आउट होगा और कितना जल्दी ये प्ले आउट करेंगे, क्योंकि ठीक कहा राहुल जी ने कि जो पहले वाले जो ये समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं जिनका उत्पत्ति उसी से हुआ है और उसी प्लैंक पर उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, ये बात सही है। तो उनका तो वो ऐसा ऐसा इम्पॉसिबल डिमांड करके आपकी धार को कुंद कर देंगे जो आपने डैमेज कंट्रोल किया है, आप सोच भी नहीं सकते। वो कल को मांगेंगे कि जुडिशरी में दो, जुडिशरी में जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के 25 उसमें कहेंगे हमें हमारा होना चाहिए 30-32 जज है ना, कितना है, हम कि भाई 25 होने चाहिए, आप वो आरक्षित वाले। अब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि नहीं। राहुल गांधी भी जब कहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि जब तो पिस्तौल का लाइसेंस मांगने से शुरू करते हैं जब तोप चाहिए होता है। मैं एक लाइन बोलना चाह रहा जी, कुछ भी इसका कोई एंड नहीं है। और मोटी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, और हम सब चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लग रहा है क्या कि 11-12 साल के बाद चीजें भारी पड़ने लगी, विरोधाभास सामने आ रहे हैं, चीजें आपको पकड़ने लगी है और तरह तरह के आप एकाएक तरह के आप फैसले करने पर मजबूर हो रहे। प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा, मुझे को समझ में नहीं आया, मैं तब से सोच रहा हूं कि इसका क्या अर्थ लगाऊं, कि समय बहुत कम है, काम बहुत करना है। अब क्यों बोला उन्होंने, ये भी बोल दिया कि आप पहलगाम वाले से मतलब इसे संकेत में इसको जोड़ के मत देखिए, संकेत में ही। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दीपक जी, ये सतीश जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बिहार में इसका फायदा मिलने जा रहा है बीजेपी को, जो सिचुएशन है, क्योंकि ये वहां पे ऑलरेडी जो जाति जनगणना की बात है वो काफी हद तक, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, कि वो एक तरीके से उसको जो पूरा विपक्ष है वो एक तरफ ऑलरेडी इसको, ये एक तरीके की उनके लिए जीत है। तो इसमें बीजेपी क्या हासिल कर पाएगी? देखिए, सतीश सर ने सही कहा, जातीय गणना बिहार में हो गई और लोगों ने जितनी जातियां हैं वो अपनी औकात जान नहीं गई कि मैं 14% हूं, मैं 12% हूं। अब क्रेडिट महागठबंधन को मिला, ठीक है, नीतीश कुमार चूंकि उसके अगुआ थे तो बाद में वो महागठबंधन में चले आए, जिसको नीतीश कुमार को इसी कारण वो छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, जिस तरह से वोट परसेंटेज है और जिस तरह से बिहार की वोटरों की मानसिकता है, वो मानसिकता धीरे धीरे बनने लगी है। और वो मानसिकता अगर बन गई है तो जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, सी वोटर का ही आप देख लीजिए, ठीक है, मैं उससे बहुत पक्का नहीं मानता, मगर हाँ, सी वोटर में बीजेपी चौथे नंबर पे है उनके उम्मीदवार। तो इसका कोई फायदा बहुत नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर मिलेगा कि अब विपक्ष इसको चिल्ला चिल्ला के नहीं कह पाएगा कि जातीय गणना कराओ। एक ये इश्यू को उन्होंने डिफ्यूज करने की एक पहल की है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत ही कठिन काम है कि पूरे देश में जातीय गणना, ये बीजेपी सिर्फ बिहार के चुनाव को थोड़ा अपने बस में करने के लिए किया है। आगे क्या होगा, जो पार्टी इसकी लगातार विरोध करती आई, एकाएक वो सामाजिक न्याय की ओर क्यों मुड़ गई। सामाजिक न्याय में जैसे, ठीक है, राहुल गांधी ने माफी मांगकर और उन्होंने कहा कि अब सामाजिक न्याय की ही राजनीति कांग्रेस करेगी, तो फिर कांग्रेस के काट के रूप में फिर ये सामाजिक न्याय की ओर भाजपा एकाएक क्यों मुड़ गई। जहां धर्म, जहां मंदिर, जहां मस्जिद की बातें होती रही, वहां जातीय गणना, क्योंकि भैया ये है बिहार, और बिहार में बहुत कठिन है बीजेपी को स्वीप करना, क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। इसीलिए उसी चेहरे को लेकर चलना चाहते हैं जिस चेहरे को कभी वो
दरवाजा बंद कर दिए थे, ये मजबूरी वो भी देखिए, जो दरवाजा बंद कर दिए थे तो उस दरवाजे को खोल दिया फिर, और अब बिल्कुल जी, बिल्कुल बात बिल्कुल आप आपकी आवाज आपका कनेक्शन गड़बड़ है, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। हमारे आज की इस चर्चा से सबका मानना यही है कि जो बीजेपी ने किया वो दरअसल मजबूरी में किया है, और इसमें एक सोचना कि बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, ये तो नादानी होगी सोचना। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये मजबूरी का स्ट्रोक है, और जो उनके लिए और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसी के जरिए से वो ऑपोजिशन को डिफ्यूज करने में कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन उससे हासिल क्या होगा ये नहीं दिखता है। आने वाला समय बताएगा। ये जरूर है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पहलगाम से अटेंशन जरूर डाइवर्ट कर दिया है। हासिल बीजेपी क्या कर पाएगी, केवल इतना थोड़ा समय मिल गया है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद मेरा ख्याल बैठ बैठ के सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक 8 दिन गुजर चुके हैं, पहलगाम में कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए आने वाला समय बताएगा, और उसमें जहां तक जाति गणना का सवाल है उसके लिए इंतजार कीजिए। कि आज के लिए इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खासतौर से राहुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। थैंक्स अ लॉट। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.